बीए पार्ट प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। आज हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्वप्न वासवदत्तम नाटक के परिचय के विषय में कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जब तक हम उनके परिचय को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक हम नाटक के विषय में सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो स्वप्न वासवदत्तम नाटक का जो परिचय है, इसके विषय में हमें जानना है कि स्वप्न वासवदत्तम नाटक महाकवि भास ने लिखा है और महाकवि भास के हमने 13 नाटक हमें टी गणपति शास्त्री द्वारा उपलब्ध हो पाए हैं। महाकवि भास का जो यह नाटक स्वप्न वासवदत्तम नाटक है वो वास्तव में सर्वोत्तम नाटक माना जाता है। इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण से आगे की कथा का वर्णन है, अतः इसे प्रतिज्ञा का उत्तरार्ध ही समझना चाहिए। तो यहाँ अब स्वप्न वासवदत्ता की जो कथा वस्तु है, कौन इसका नायक है, कौन इसकी नायिका है, इसके विषय में भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम उदयन के विषय में और इस स्वप्न वासवदत्तम नाटक के विषय में देखेंगे कि राजा प्रद्योत के महल से जो वासवदत्ता का हरण कर लेने के पश्चात राजा उदयन विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं और राजकीय कार्यों की उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसी दशा में जो राजा उदयन का जो शत्रु है आरुणि, वह उस पर आक्रमण करने का उसको अवसर मिल जाता है और उदयन के कुछ राज्य को वो हड़प लेता है। किंतु राजा उदयन का मंत्री योगेंद्रायण बड़ा सचेत है और वह मग्ध नरेश दर्शक की सहायता लेना जरूरी समझता है और साथ ही वह वासवदत्ता के अग्नि में जल मरने का एक झूठा समाचार फैलाता है। किंतु वास्तव में उसे ले जाकर महाराज दर्शक की बहन जो पद्मावती है उसके संरक्षण में एक धरोहर के रूप में रख के आता है और कुछ समय बाद राजा उदयन का पद्मावती के साथ विवाह हो जाता है और विवाह के बाद एक दिन राजा उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को स्वप्न में देखते हैं और उनकी वासवदत्ता संबंधी जो स्मृति है वो बिल्कुल ताज़ा हो जाती है और वे उससे मिलने के लिए बड़े उत्कंठित हो जाते हैं। उन्हें उसके जीवित होने में कभी भी किंचित विश्वास होने लगता है। बाद में वासवदत्ता राजा के समक्ष लाई जाती है और दोनों का प्रेम मिलन होता है और उधर उदयन का जो सेनापति जो योगेंद्रायण है उसने अपना जो भार एक दूसरे रुमणवान नाम का सेनापति उस पर डाल कर आ जाता है। तो उधर दूसरा जो उदयन का जो सेनापति जो रुमणवान है वह भी शत्रु आरुणि को युद्ध में परास्त कर देता है और इस प्रकार नाटक का अंत सुखमय होता है और वासवदत्ता को राजा को स्वप्न में दिखाई देने के कारण इस नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम पड़ा है या स्वप्न वासवदत्तम महाकवि भास के द्वारा रखा है। तो यहाँ स्वप्न वासवदत्तम का एक परिचय हमने लिया है। इस परिचय के द्वारा कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्वप्न वासवदत्तम नाम क्यों पड़ा। तो स्वप्न वासवदत्तम नाटक
में महाकवि भास ने अपनी कल्पना के द्वारा नाटक के चौथे पाँचवें अंक में राजा को एक स्वप्न में वासवदत्ता की स्मृति दिलाता है, इसलिए स्वप्न में उसको वासवदत्ता को दिखाई देने के कारण इस नाटक का नामकरण वासवदत्ता रखा गया। अब हमारे सामने परिचय लेने के पश्चात हम इस स्वप्न वासवदत्तम नाटक के रस के विषय में भी थोड़ा बहुत हमें जानकारी ले लीजिए कि इसमें कौन सा रस है। परिचय के बाद में हम इसका रस के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम पाते हैं कि कुछ विद्वानों का ये कथन है कि यह खोए हुए वत्स देश की पुनः प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का चित्रण करता है। यह खोए हुए वत्स देश की पुनः प्राप्ति। इस नाटक में वीर रस होना चाहिए। वीर रस माना जाना चाहिए। नंबर 2, और बात स्पष्ट भी है कि शत्रुवारुण ने राजा उदयन के कुछ राज्य को छीन लिया था और उस राज्य को पुनः प्राप्त किया है, इसलिए उसमें युद्ध उससे करना पड़ा और युद्ध करने के उपरांत उसमें जो वीरता दिखाई दी, इसके कारण इस नाटक में वीररस प्रमुख मानते हैं। किंतु उदयन का वासवदत्ता और पद्मावती के साथ प्रेम संबंध को चित्रित भी करता है, अतः यह नाटक श्रृंगार रस प्रधान भी है। इसमें उदयन का वासवदत्ता एवं पद्मावती की प्रेम संबंध को चित्रित करने के कारण यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक भी माना जाता है। यह वासवदत्ता और पद्मावती के प्रेम संबंध का वर्णन करने का कारण यह इसमें श्रृंगार की प्रधानता भी है। श्रृंगार रस में भी जहाँ एक और वासवदत्ता के वियोग के कारण विप्रलम्ब श्रृंगार भी है। यहाँ वासवदत्ता के विप्रलम्ब वियोग के कारण इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार
दूसरी ओर पद्मावती के साथ वैवाहिक संबंध होने के कारण इसमें संयोग श्रृंगार का भी वर्णन है। के साथ वैवाहिक संबंध होने के कारण इसमें संयोग श्रृंगार भी है। वस्तुतः इस संपूर्ण नाटक में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसमें संयोग श्रृंगार स्पष्ट रूप से चित्रित हुआ हो। फिर भी सारांश रूप में विद्वानों का यही कथन है कि अंगी रस की दृष्टि से यह नाटक सर्वथा शिथिल है। इसमें कवि ने एक रस का चित्रण न कर स्थान स्थान पर विभिन्न रसों का आस्वादन पाठकों को करवाया है। जैसे आश्रम चित्रण में शांत रस, जैसे आश्रम चित्रण में शांत रस, ब्रह्मचारी की वार्तालाप में करुण रस, विदूषक की उक्तियों में हास्य रस, तृतीय और चतुर्थ पंचम अंकी घटनाओं में तृतीय, चतुर्थ और पंचम अंक में विप्रलंब श्रृंगार, इन अनेक रसों का उन्होंने इस नाटक में प्रयोग किया है और संयोग श्रृंगार की अपेक्षा इसमें विप्रलंब श्रृंगार रस का अधिक और स्पष्ट विवेचन हुआ है। अतः इसमें विप्रलंब श्रृंगार रस को प्रधानता दी जा सकती है। तो इसमें मुख्य रूप से विप्रलंब श्रृंगार रस को प्रधानता दी जा सकती है। अंगिरस के रूप में यह नाटक शिथिल है। अंगिरस के रूप में यह नाटक शिथिल है। इस प्रकार स्वपन वासव दत्तम नाटक में विभिन्न रसों का प्रयोग हुआ है। शांत रस है, करुण रस है, वीर रस है और इसके अलावा संयोग श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार दोनों ही रसों का चित्रण हुआ है। परंतु विप्रलंब श्रृंगार अधिक वर्णन होने के कारण से इस नाटक में विप्रलंब श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण ये विप्रलंब श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।